नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका, रिया और अलेक्जेंडर को अपने साथ लेकर आ जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ पक्षी अब उन्हें उनके ऊपर उड़ रहे थे। जब वो यहाँ पर बच्चों को अंदर भेजती है तो वो पक्षी अब उसे अपनी बातें बताते हैं जो वो उसे बताने के लिए यहाँ पर आए थे, जिनसे कांटेक्ट करने के बाद अब अनिका समझ जाती है कि सरजी के वो सारे आदमी जिन्हें किंग ने किडनैप किया था वो भी किसी भी काम के नहीं है उनके लिए, और ये अनिका के लिए एक अच्छी खबर थी। तो इधर यहाँ पर दूसरी तरफ महेंद्र अभी राजीव से यही कह रहा था कि काश वो उस दिन उसके राजीव और वो दोनों ही करण और धनंजय के साथ जाते तो आज धनंजय की ये हालत नहीं होती। यहाँ पर महेंद्र काफी इमोशनल थे, तभी उसकी नजर जाती है कि धनंजय की उंगलियां हिल रही हैं। ये देखकर अब महेंद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो ये बात अब राजीव को बताने लगता है। इधर राजीव भी अब जब धनंजय की तरफ देखता है तो सच में उसके हाथों की उंगलियां थोड़ी थोड़ी हिल रही थी, और अब ये देखकर महेंद्र भी रामल अब राजीव से कहते हैं, देख राजीव, भाई की उंगली देख हिल रही है। अब शायद ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे, अब शायद इन्हें जल्द ही होश आ जाएगा। अब ये सुनते ही राजीव भी, क्योंकि वो भी उसी तरफ ही देख रहा था, और लेकिन जब वो यहाँ पर देखता है कि धनंजय के हाथ में तो मूवमेंट है, लेकिन धनंजय की उंगली में तो मूवमेंट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर उसके हाथ में अभी भी कोई भी मूवमेंट नहीं थी। इसे देखकर एक पल के लिए जब उसने उंगलियों को देखा तो राजीव के चेहरे पर भी स्माइल थी, लेकिन जब वो हाथ को देखता है तो वो फिर से वही नॉर्मल सा उदास सा फेस बना लेता है। और अब वो महेंद्र पीरामल से कहते हैं, इट्स ओके महेंद्र, देखो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। तुम यही चाहते हो ना कि बस धनंजय को किसी भी तरह से होश आ जाए, लेकिन तुम खुद ही देखो, इनकी बस उंगलियां हिल रही हैं जबकि इनके हाथ में अभी भी कोई भी मूवमेंट नहीं है। अब यहाँ पर ये देखकर अब जब महेंद्र इस चीज की को गौर से देखता है तो वो भी पाता है कि राजीव जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि वो अपने भाई को लेकर अपसेट था, इसलिए उसे लगा कि धनंजय रिकवर कर रहा है। अब यहाँ पर उसकी इस बात पर अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल कहते हैं, भाई देखो मेरा यकीन करो, उनकी अभी उंगलियां हिली थी, और इवन मैंने हाथ भी देखा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना राजीव? तो देखो, जाकर तुम पहले डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि जब डॉक्टर धनंजय भाई को चेक करेंगे ना तो देखना वो भी तुम्हें कहेंगे कि ये अब जल्द से जल्द होश में आने वाले हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब यहाँ पर ये सुनते ही अब यहाँ पर राजीव कहता है, मैं समझ रहा हूँ महेंद्र, लेकिन इस समय तुम्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ शायद तुम मेरी बात को समझना ही नहीं चाहते। तुम यही सोच रहे होंगे ना कि मैं तुम्हारी इस बात से खुश नहीं हूँ। इवन अगर ऐसा होता तो मैं तो तुमसे भी ज्यादा खुश होता कि धनंजय को जल्द ही होश आने वाला है, लेकिन तुम खुद ही देखो ना। अब यहाँ पर अब महेंद्र कहता है, देख राजीव, मैं तुझसे कोई बहस नहीं लगाना चाहता। मैं एक बार डॉक्टर को तो बुलाओ, जब डॉक्टर जो कहेंगे मुझे वो चीज मंजूर होगी। पहले डॉक्टर को बुलाओ। ये सुनते ही यहाँ पर राजीव अब अपनी गर्दन को नीचे कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही महेंद्र की नजर अब राजीव के फेस पर जाती है तो जो कि राजीव अभी नीचे अपनी गर्दन को झुकाकर खड़ा था, तो वो यहाँ पर राजीव से कहता है, क्या हुआ राजीव? हाँ, क्या यहाँ पर धनंजय के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं है? लाइक सीरियसली, क्या मैं जो समझ रहा हूँ बिल्कुल वही है? महेंद्र की ये बात सुनकर अब राजीव कहता है, देख मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जो धनंजय का इलाज कर रही है वो डॉक्टर कौन है, क्योंकि मैं उस डॉक्टर को नहीं जानता।
यहाँ पर राजीव ने जैसे ही महेंद्र से ये कहा तो ये सुनते ही महेंद्र अब यहाँ पर सवालिया नजरों से राजीव को देखने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि यहाँ पर धनंजय के लिए एक डॉक्टर तो है, लेकिन राजीव उस डॉक्टर को नहीं जानता, जबकि धनंजय तो यहाँ पर राजीव के पहले इसमें ही है। इसलिए अब वो सीधा ही राजीव से कहता है, तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे संभव है राजीव? हाँ, तुम उस डॉक्टर को कैसे नहीं जानते हो? अब यहाँ पर या ये है कि तुम डॉक्टर को बुलाना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। महेंद्र की इस बात को सुनते हुए यहाँ पर राजीव अब महेंद्र को कहता है, मुझे सच में धनंजय के डॉक्टर का पता नहीं है, क्योंकि वो क्या है ना कि जो डॉक्टर इनका इलाज कर रही है वो बस वक्त रहते धनंजय के लिए इनकी बॉडी पर लगाने के लिए, इनके जख्मों पर लगाने के लिए लेप भेज देती है और साथ के साथ जो दवाइयाँ इन्हें दी जानी है वो भी भेज देती है। इससे ज़्यादा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। राजीव की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, कौन है वो जो यहाँ पर धनंजय का इलाज कर रही है? क्या तुमने इसके बारे में अनिका से कांटेक्ट किया? क्या तुमने इसके बारे में अनिका से पूछा? हाँ, देखो जो दवाइयाँ तुम धनंजय भाई को दे रहे हो वो सेफ तो है ना? राजीव, क्या तुमने एक बार ये कंफर्म भी नहीं किया? क्या पता ये दवाइयाँ कौन भेज रहा है? अरे जब तुम किसी डॉक्टर को नहीं जानते, किसी ऐसे इंसान को नहीं जानते, तो उसके बताए हुए इस लेप को और इन दवाइयों को तुम धनंजय के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हो? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है ना, क्योंकि इससे हो सकता है कि ये इनके लिए और भी हानिकारक हो रही है, दोबारा कभी होश में ही नहीं आए। देखो राजीव, मैं धनंजय को लेकर किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे सच बताओ, क्या तुमने इसके बारे में अनिका से बात की? महेंद्र की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राजीव कहता है, मैं समझ सकता हूँ महेंद्र, तुम क्या फील कर रहे हो। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा भाई है और तुम्हारा इनके लिए चिंतित होना लाजमी है। लेकिन मेरा यकीन करो, जो मैंने ये लेप और ये दवाइयाँ दे रहा हूँ ये धनंजय के लिए सही है, क्योंकि मैंने इसके लिए अनिका से भी कंफर्म किया था और अनिका ने भी मुझे जैसे इन्हें ये दवाइयाँ देने के लिए कहा था और ये लेप लगाने के लिए कहा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है, क्योंकि अनिका ने भी मुझे यही सलाह दी थी। अब उसकी ये बात सुनकर अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल कहते हैं, अच्छा, अगर अनिका ये कह रही है तो चलो फिर भी मैं मान लेता हूँ कि ये दवाइयाँ ठीक होंगी, लेकिन वो क्या है ना कि अभी इनके लिए एक डॉक्टर को बुलाना सख्त बहुत ही जरूरी हो गया है। वैसे देखो राजीव, अगर तुम कहो तो मैं राजमहल से डॉक्टर की टीम को बुला सकता हूँ, क्योंकि तुमने तो यहाँ पर इसके लिए कोई डॉक्टर को नहीं बुलाया। महेंद्र ये बात काफी टोन के साथ कह रहा था, जैसे वो इस बात के लिए राजीव को सुना रहा हो कि राजीव ने इतना कुछ होने के बाद भी उसके धनंजय भाई के लिए किसी डॉक्टर को यहाँ पर अपॉइंट नहीं किया, क्योंकि हालांकि जब वो यहाँ पर पहले रहता था तो यहाँ पर एक फ्लोर स्पेशल डॉक्टर के लिए होता था, लेकिन आज यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है। ये बात महेंद्र को काफी अजीब लगती है। इधर जैसे ही महेंद्र ने राजीव को राजमहल से डॉक्टरों की टीम बुलाने के लिए कहा तो ये सुनते ही यहाँ पर राजीव भड़क जाता है और अब राजीव यहाँ पर गुस्से में कहता है, क्या बकवास कर रहे हो महेंद्र तुम? हाँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे तू पागल हो क्या है क्या? तुझे सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है कि अभी कौन सी सिचुएशन चली हुई है? तुझे क्या लगता है कि मैं डॉक्टर का इंतजाम नहीं कर सकता हूँ? क्या तुझे सच में मुझे देखकर ऐसा लगता है? अरे मत भूल महेंद्र कि एक समय था जब यहाँ पर डॉक्टर की पूरी टीम होती थी। वो तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसी हो रखी है कि अभी वो सब हम नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर धनंजय के लिए डॉक्टरों की लाइन लगवा सकता हूँ, क्योंकि ये तो तू भी जान ले, अगर मैं चाहूँ ना तो अपने दोस्त धनंजय और अपनी बेटी के लिए मैं वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को अरेंज कर सकता हूँ। मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ उन्हें अरेंज करने की, ये तुम मत भूलो। राजीव की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, और इसलिए वो यहाँ पर बात को संभालते हुए कहते हैं, अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे लिए तो ये बाएं हाथ का काम है।
मैं एक पल के लिए भूल गया था। सॉरी सॉरी मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं रहा। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि यहाँ अब सिचुएशन कैसी है। नहीं तो एक समय था जब सच में यहाँ पर डॉक्टर होते थे, लेकिन क्या अब यहाँ पर धनंजय भाई को देखने के लिए हम डॉक्टर नहीं बुला सकते? तो अब यहाँ पर राजीव कहता है, देख महेंद्र, अगर हम यहाँ पर डॉक्टर को बुला सकते तो अब तक तो यहाँ पर डॉक्टर आ भी चुका होता, क्योंकि ये हम सब की सेफ्टी के लिए सही नहीं होगा। इसीलिए ही शायद जो धनंजय का इलाज जो डॉक्टर कर रही है वो टाइम टू टाइम हमें दवाइयाँ दे रही है, ताकि वो जल्दी से रिकवर कर जाए और दुश्मनों को भी किसी तरह का कोई भी हम सब पर शक ना हो। क्योंकि अभी हमारा लिए दुश्मनों से बचकर यहाँ पर रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी ना आलिशा की ऐसी हालत है और ना ही धनंजय की। और ये तो तुम बात भी अच्छी तरह से जानते हो कि आलिशा के यहाँ पर अंजलि और मेरी जान के भी पीछे सरजी के आदमी पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे ही राजीव ये कहता है तो भी यहाँ पर महेंद्र कहता है, अरे हाँ राजीव, वैसे एक बात तो बता, आलिशा कहाँ पर है? आलिशा ठीक तो है ना? महेंद्र की इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, हाँ महेंद्र, ज़्यादा ठीक तो नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि आलिशा पहले से अभी थोड़ी सी ठीक है। अब यहाँ पर राजीव की इस बात को सुनने के बाद अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, लेकिन क्यों और वो आखिर वो है कहाँ? इस बात पर अब राजीव कहता है, तुम खुद ही चल कर देख लो ना कि आलिशा कैसी है। और ये कहते हुए ही अब वो यहाँ पर कहता है, क्या तुम देखना चाहोगे? राजीव की इस बात को सुनकर अब महेंद्र कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। और अब वो यहाँ पर धनंजय के इस कमरे में से निकलने के बाद वो दोनों अब आलिशा के रूम की तरफ जाने लगते हैं। एक तरफ जहाँ पर महेंद्र पीरामल और राजीव गुलेरिया दोनों ही आलिशा के रूम की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भी मेसफरी गांव में इंडिया में रोहित मारवा, जो कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर उसी जंगल में था, लेकिन जब वो वहाँ पर किसी को भी नहीं पाता तो अब यहाँ पर रोहित मारवा भी अभी अनंता के घर, यानी जहाँ पर वो भी रह रहा था, वहाँ पर उस घर की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि रोहित के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था, लेकिन ये सब सोचते हुए कि आखिर जो वहाँ उसे गलत आभास तो नहीं हो सकता, वहाँ पर जरूर कोई तो था, लेकिन कौन थी वो औरत? क्योंकि इतना तो मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि वो कोई औरत ही थी, क्योंकि मुझे उसका दुपट्टा मुझे दिखाई दिया था। एनीवे, इस रात तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। और ये सब सोचते हुए भी यहाँ पर रोहित भी अनंता के घर आ चुका था। इधर रोहित जैसे ही यहाँ पर आता है तो क्योंकि यहाँ पर अंदर कमरे में सनी और आर्यन ये दोनों के दोनों अभी कमरे में ही थे, तो इन्हें जब बाहर से दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती है तो भी यहाँ पर सनी समझ जाता है कि जरूर रोहित भाई ही अभी यहाँ पर आए होंगे। इसलिए अब जैसे ही रोहित यहाँ पर अंदर आता है तो अंदर आने के बाद उसे जैसे ही सनी देखता है तो अब सनी कहता है, भैया आप कहाँ पर चले गए थे? हाँ, और वो भी बिना बताए। सच में आपने कितना समय लगा दिया। एक पल के लिए तो हम चिंतित हो गए थे कि आखिर आप बिना बताए कहाँ जा सकते हैं। सनी ने ये कहा ही था कि तभी उसकी बात को इग्नोर करते हुए अब यहाँ पर रोहित सनी को कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। इवन वो यहाँ पर गुस्से से अब सनी को ही देख रहा था। जब रोहित यहाँ पर सनी को देख रहा था तो एक पल के लिए सनी घबरा जाता है कि आखिर रोहित उसको इस तरह से क्यों देख रहा है। कहीं उसको शक तो नहीं हो गया कि अनिका भाभी यहाँ पर बच्चों के साथ थी? क्या लेकिन उन्हें उसके ऊपर कैसे शक हो सकता है? उसने तो उन्हें पीछे के रास्ते से ही भेज दिया था। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उन्होंने उन्हें जाते हुए देखा होगा। तो अभी यहाँ पर सनी अभी अपने दिमाग में यही सब सोच रहा था। तो अभी यहाँ पर रोहित कहता है, यहाँ पर कौन आया था? क्योंकि रोहित ने सीधे ही अब यहाँ पर सनी से वो सवाल पूछ लिया था, क्योंकि यहाँ पर आते ही रोहित को यहाँ पर अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर उसकी एब्सेंस में कोई तो आया था। इधर जैसे ही रोहित ने सनी से ये सवाल किया, ये सुनते ही अब आर्यन और सनी दोनों ही अभी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। और कभी वो यहाँ पर एक दूसरे को देखते तो कभी यहाँ पर रोहित को देखते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था।
कि आखिर रोहित को ये सब कैसे पता चला। इवन आर्यन भी खुद सोच रहा था भला डैड को कैसे पता चला, क्या डैड ने यहाँ पर या अलेक्जेंडर और मॉम को देख लिया। नहीं वो कैसे देख सकते हैं, क्योंकि वो तो यहाँ पर पीछे के दरवाजे से निकले हैं। इधर वो दोनों कुछ देर में शौक में ही थे और कुछ देर के शौक के बाद अब हिम्मत करके अब यहाँ पर आर्यन कहता है, डैड यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया था, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कोई था। आर्यन की इस बात पर अब यहाँ पर रोहित कहता है, मैं ऐसे ही बिना किसी चीज को देखे तो नहीं कह रहा हूँ ना आर्यन, क्योंकि जब मैं यहाँ पर घर के अंदर आया तो मैंने देखा कि आंगन में जो गीली मिट्टी है उसके ऊपर लेडीज सैंडल का निशान बना हुआ है। तो क्या तुम दोनों मुझे बता सकते हो कि वहाँ पर आंगन में उस गीली मिट्टी पर ये लेडीज सैंडल का निशान कैसे आया। और हाँ खबरदार, देखो मैं पहले ही तुम दोनों को कह रहा हूँ, अभी ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि तुम दोनों ने ही अब सैंडल पहनना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो किसी लेडीज का सैंडल है, ना कि तुम दोनों का। रोहित की ये बात सुनते ही वो दोनों को मानो एकदम से 440 वोट का एक झटका लगता है, और क्योंकि उन्हें अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था रोहित उनसे भी और भी कदम आगे निकला। और अब यहाँ पर रोहित ये कहते हुए ही आर्यन के पास जाता है और अब आर्यन से कहता है, आर्यन देखो मुझे ये तो पूरी तरह से बात पता है कि अब यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर आया था, इसलिए देखो अभी मुझे सच सच बताओ, डैड को बताओ यहाँ पर कौन आया था, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। रोहित की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर आर्यन कुछ देर तक तो सोचने लगता है कि आखिर वो अपने डैड को क्या सच बता दे, लेकिन फिर वो सोचता है अगर उसने अपने डैड को सच बताया कि यहाँ पर मॉम, रिया और अलेक्जेंडर आए थे तो वो फिर से मॉम के ऊपर भी भड़केंगे और साथ के साथ उसके ऊपर भी, इसलिए अब वो यहाँ पर क्या कहे। लेकिन काफ़ी देर सोचने के बाद अब यहाँ पर आर्यन एक निष्कर्ष पर पहुँचता है और अब वो कहता है, डैड वो क्या है ना कि वो मंदिर वाली आंटी। अब जैसे ही यहाँ पर रोहित ने आर्यन के मुंह से मंदिर वाली आंटी सुना तो अब यहाँ पर रोहित का गुस्सा एकदम से ही सिर चढ़ जाता है और वो अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेता है, जिसका आभास यहाँ पर आर्यन को भी हो गया था, क्योंकि आर्यन ने भी अपने डैड की बंद मुट्ठियों को देख लिया था। और अब यहाँ पर रोहित कहता है, क्या वो औरत घर पर आई थी, ऐसा कैसे कर सकती है वो। इधर रोहित ने ये कहा ही था कि तभी यहाँ पर आर्यन अब बात को संभालते हुए कहता है, अरे नहीं डैड, पहले मेरी बात तो पूरी सुनिए। वो आंटी यहाँ पर नहीं आई थी, वो मंदिर वाली आंटी की एक बेटी है ना जो कि बहुत क्यूट है, जो हमेशा मंदिर में उनके साथ आती है, तो वो यहाँ पर आई थी। इधर ये सुनते ही अब यहाँ पर रोहित अब अपने हाथों की मुट्ठियों को तो खोल देता है, लेकिन अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाकर अब रोहित कहता है, क्या वो यहाँ पर आई थी, लेकिन आर्यन वो यहाँ पर क्यों आई थी। और पहले मुझे ये बताओ, क्या वो अकेली आई थी या उसके साथ उसकी वो मोम और उसका भाई भी थे, क्योंकि रोहित बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अनिका का साया आर्यन के ऊपर भी पड़े। उसे बस हर हाल में आर्यन को अनिका से दूर रखना था। तो इधर अपने डैड की इस बात को सुनकर अब आर्यन कहता है, हाँ डैड, वो यहाँ पर अकेली ही आई थी। वो क्या है ना कि उसके वहाँ पर दूध फट गया था, तो बस इसलिए वो यहाँ पर दूध लेने के लिए आई थी। और सच बताऊं डैड, जब वो यहाँ पर दूध लेने के लिए आई तो मैंने भी उन्हें एक पैकेट दूध का दे दिया था। जैसे ही आर्यन ने कहा, ये सुनते ही रोहित के चेहरे पर एक सुकून तो आया था कि आखिर अच्छा हुआ कि उसकी मोम यहाँ पर नहीं आई और वो आर्यन से नहीं मिली। लेकिन अब ये सुनते ही फिर यहाँ पर रोहित फिर से कहता है, देखो आर्यन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है ना बेटा, इस तरह से किसी भी स्ट्रेंजर के साथ बात करना अच्छा नहीं है। वो तो आपको भी पता है ना कि ये आपके लिए खतरा हो सकता है। यह आपको अच्छी तरह से पता है कि मारवा हाउस में आपके कितने सारे दुश्मन हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम मेरे बेटे हो और कल को तुम मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी को संभालो। इसलिए देखो, मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें उन लोगों से सेफ रख सकूँ, तुम्हें उन लोगों से दूर रख सकूँ। और मैं खुद आपको इसलिए तो यहाँ पर पढ़ाता हूँ ताकि कोई भी आप तक ना पहुँच पाए, क्योंकि मैं अपने बेटे पर किसी भी तरह की मुसीबत को आते हुए नहीं देख सकता। इसलिए बी केयरफुल आर्यन, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलती जो आज हुई है ये दोबारा कभी भी नहीं होनी चाहिए। आगे से अगर वो कोई भी यहाँ पर आता है तो आप उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। इस बात पर अब आर्यन कहता है, ओके डैड, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा।
इधर आर्यन से ये बात करने के बाद वहीं रोहित अब सनी की तरफ बढ़ जाता है और अब वो सनी को घूर घूर कर देखने लगता है। इधर जैसे ही रोहित अब यहाँ पर सनी को देख रहा था तो सनी की सांसें तो जैसे ऊपर नीचे डर के मारे हो रही थी, क्योंकि सनी रोहित के गुस्से को अच्छी तरह से जानता था और अब वो समझ गया था कि आर्यन तो इसमें बच चुका है, लेकिन अब रोहित उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इधर यहाँ पर सनी ने तो पूरा प्लान बना लिया था कि अब उसे शायद अब यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि रोहित अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। तो इधर अब यहाँ पर रोहित अब सनी को देखकर कहता है, देखो सनी, ये लापरवाही जो आज हुई है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर ये लापरवाही दोबारा हुई तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और हाँ, ये भी याद रखना कि अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो तुम्हारी पॉकेट मनी हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। उसके बाद तुम अपना खर्चा देखना कैसे निकालते हो। और हाँ, साथ के साथ मैं तुम्हारा गेम भी खेलना बंद कर दूंगा। और ये कहते हुए ही रोहित अब वहाँ पर आर्यन के साथ रूम में चला जाता है। तो वहीं सनी वहीं पर ही खड़ा रह जाता है। वो बस अब अपनी आंखों से आर्यन और रोहित को एक साथ जाते हुए देखता है। सनी अब उन्हीं के जाने के बाद अब अपने सर को खुजाते हुए कहता है, हे भगवान, मेरी बस एक विनती मान लो, उसके बाद मैं फिर आपसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगूंगा। प्लीज मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, वरना अगर ऐसे ही रहा तो वो समय दूर नहीं है, मैं बिना शादी किए ही पागल हो जाऊंगा। मैंने सुना था जब लोग शादी कर लेते हैं तो वो अपनी बीवी से परेशान होकर पागल हो जाते हैं, लेकिन मैं तो अपने भाई के साथ रह कर ही पागल हो जाऊंगा। और ये कहते हुए ही सनी अब यहाँ पर दूसरे रूम की तरफ जाने लगता है। और जब यहाँ पर सनी अपने रूम में जाता है तो वहाँ जाने के बाद वो अब अपने फ़ोन को देखता है तो वो देखता है कि उसके फ़ोन के अंदर तो नेटवर्क ही नहीं था, क्योंकि यहाँ इस गांव में नेटवर्क कभी कभी ही रहता था। ये देखकर तो अब सनी एकदम से ही गुस्से में भर जाता है और अब सनी यहाँ पर अपने पैर को पटकते हुए कहता है, ये भैया भी पता नहीं यहाँ पर क्यों आए हैं। अरे सच कहूँ ना, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं रहता है। सच में बिना फ़ोन के तो मैं अब और भी ज़्यादा पागल हो जाऊँगा। एक तो भैया की ऐसी बातें, इनका ऐसा बिहेवियर, और ऊपर से अभी अगर फ़ोन भी नहीं चला तो मैं भी यहाँ पर कैसे रह पाऊँगा। एक तरफ जहाँ पर सनी ये सब सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ रोहित अब यहाँ पर अब अपने कमरे में आने के बाद अब वो यहाँ पर चेंज करने के लिए चला जाता है। कुछ समय के बाद रोहित जैसे ही अब चेंज करने के बाद वापस कमरे में आता है तो वहीं आर्यन भी अब यहाँ पर रोहित के बगल में लेट जाता है। कुछ देर के बाद जब आर्यन यहाँ पर रोहित के पास लेटे लेटे गहरी नींद में चला जाता है तो वहीं रोहित भी अब बड़ी ही सावधानी के साथ अब बेड से उठता है। और बेड से उठने के बाद जब वो यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि आर्यन सो चुका है तो वो यहाँ पर टेबल से अब अपनी दूरबीन को उठाता है और दूरबीन को उठाकर अब वो बड़ी ही सावधानी के साथ ही बिना कोई आवाज़ किए स्टेयरकेस से होता हुआ ऊपर छत की तरफ जाने लगता है। कुछ ही समय के बाद रोहित अब यहाँ पर छत पर पहुँच चुका था और जैसे ही वो छत पर पहुँचता है तो वो अपनी दूरबीन को अब अपनी आंखों के पास रखते हुए अब फिर से उसी मंदिर की तरफ ही देख रहा था। रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो यहाँ पर इस दूरबीन के द्वारा वहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। जहाँ एक तरफ रोहित की निगाहें अभी उस मंदिर पर थी तो वहीं रोहित अभी इस बात से अनजान था कि उसके ऊपर भी किसी की निगाहें थी, क्योंकि जहाँ रोहित ने मंदिर पर अपनी निगाहें बनाई हुई थी तो वहीं अनिका यहाँ पर अनंता के घर की टेरेस पर खड़ी होकर अनिका अपने दूरबीन से बस रोहित को ही देख रही थी। वो सच कहूँ तो बस इंतजार इसी चीज़ का कर रही थी कि आखिर कब रोहित यहाँ पर छत पर आएगा, क्योंकि आज वहाँ पर उस मंदिर में जो कुछ भी अनिका ने देखा उसके बाद अब अनिका को भी डाउट तो हो गया था कि जरूर रोहित इस मंदिर के बारे में, वहाँ की कुछ चीज़ों के बारे में कुछ ऐसा जानता है जो शायद किसी को नहीं पता। और वो अपने मन में भी अब यही सोचती है कि मिस्टर मारवा, हो ना हो इतना तो मैं हो ना हो आप जरूर कुछ ऐसा जानते हैं जो शायद कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं। अगर आप चाहें तो आप आर्यन को लेकर मनाली के हमारे होटल पैराडाइज भी जा सकते थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पहले मारवा हाउस को नहीं छोड़ा हो। क्योंकि जब आर्यन छोटा था, जब खुद दादी माँ स्टेयरकेस से गिर गई थी तो उसके बाद से आर्यन की सेफ्टी के लिए आप आर्यन को अपने होटल पैराडाइज में ही लेकर उसके साथ रहते थे।
लेकिन इस बार आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस बार आप यहाँ पर इस गांव में हैं, तो यहाँ पर आप जरूर किसी न किसी मकसद से तो यहाँ पर आए हैं। और जितना इतने सालों में मिस्टर मारवा आपको मैं जानती हूँ, आप बिना वजह कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए अब ये तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आपका यहाँ पर आने का कुछ ना कुछ तो मकसद है। आप ऐसे ही यहाँ पर इस गाँव में नहीं आए हैं। ये सोचते हुए ही अनिका भी यहाँ पर रोहित के ऊपर अपनी नजरें बनाए हुए थी कि तभी यहाँ पर अनिका को अपने कानों में आवाज आती है, ओफो मामा, डैड के ऊपर इस तरह से नजर रखना गलत बात है। आप इस तरह से डैड को रात को भी क्यों घूर घूर कर देख रही हैं? देखो मामा, क्या दिन कम रह जाता है? अगर डैड को किसी भी तरह का पता चल गया कि आप इस तरह से डैड को अपनी दूरबीन के सहारे देख रही हैं, तो वो फिर से आपके साथ फाइट करेंगे। और देखना, वो फाइट करने के लिए ये भी नहीं सोचेंगे, वो सीधा यहीं पर ही पहुंच जाएंगे अगर उन्होंने दूरबीन से आपको देख लिया इस तरह से देखते हुए। इधर रिया की ये बात सुनकर अब अनिका जब अपनी दूरबीन को हटाती है, तो अब वो दूरबीन को अपने हाथ में लेकर अब रिया की तरफ देखती है। तो अब उसको देखते हुए वो यहाँ पर कहती है, क्या हुआ है रिया, आप अभी तक सोई नहीं? आपको तो अब तक सो जाना चाहिए था ना। अनिका की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है, मम्मा वो तो आप भी तो नहीं सोई है ना, क्योंकि रात कितनी ज़्यादा हो चुकी है। अब तक तो मम्मा आपको भी तो सो जाना चाहिए था। ये सवाल तो मैं भी तो आपसे पूछ सकती हूँ। रिया की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, रिया माय बेबी, मैं आपकी मम्मा हूँ, आप मेरी मम्मा नहीं हो, इसलिए आप मुझसे ये सवाल नहीं कर सकती हो। इसलिए अभी के अभी आप यहाँ से जाओ और जाकर सो जाओ। मम्मा अभी यहाँ पर बिजी है, मम्मा थोड़ी देर में वहाँ पर आती है। अनिका की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है, हाँ मम्मा, डैड को देखने में बिजी है ना आप, ये तो अच्छी बात है। एनीवे मम्मा चलो ना। इधर रिया की ये बात सुनकर अब यहाँ पर अनिका रिया को अब गुर कर देखती है और कहती है, रिया देखो मैं कुछ कर रही हूँ, समझने की कोशिश करो, अभी जाओ। लेकिन अब यहाँ पर रिया नहीं मानती, तो अब यहाँ पर अनिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इधर अब रिया अब यहाँ पर फिर से कहती है, मम्मा चलो ना, देखो ना बहुत ही नींद आ रही है, सोने के लिए चलते हैं। अगर आपको अपना काम करना है तो आप दोबारा से आ जाना, पहले अभी मेरे साथ चलो। रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, सच में रिया, तुम मानोगी नहीं ना? हाँ, बहुत शरारती हो गई हो। यहाँ पर आने के बाद तो सच में और भी ज्यादा शरारती हो गई हो। आप तो सच कहूँ तो अलेक्जेंडर के बड़ी के पैलेस में ही सही थी, क्योंकि वहाँ पर आपकी ये जिद मानने के लिए कोई भी नहीं था। एनीवे अब चलिए, और हाँ क्योंकि हमें कल मंदिर भी तो जाना है ना, इसलिए अभी जाओ, चलो चल के जल्दी सोते हैं। यहाँ रिया और अनिका, रिया अनिका का हाथ पकड़कर उसे साथ में ही लेकर अभी नीचे आ जाती है। हालांकि अनिका अभी आना नहीं चाहती थी, लेकिन रिया के सामने वो उसे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। इधर वो दोनों जैसे ही यहाँ पर नीचे आते हैं, तो वो देखते हैं कि अभी तक अलेक्जेंडर भी नहीं सोया था, क्योंकि अलेक्जेंडर भी किचन में यहाँ पर पानी पी रहा था। अलेक्जेंडर को वहां पर देखकर अब यहाँ पर रिया उसे कहती है, अलेक्जेंडर देखो अभी तुम किचन में हो, तो प्लीज एक गिलास पानी मेरे और मम्मा के लिए भी लेते हुए आना। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर भी वहीं किचन में से ही कहता है, हाँ ठीक है, लेकर आता हूँ। और अब वो यहाँ पर 2 गिलास में पानी डालकर बाहर उनकी तरफ लेकर बढ़ जाता है। इधर जब वो यहाँ पर अनिका और रिया के पास आता है, तो वो अब अनिका और रिया दोनों को ही एक पानी का गिलास देते हुए ही अब कहता है, क्या हुआ है मोम, आप दोनों भी अभी तक सोई नहीं हो? मुझे लगा था कि आप दोनों तो अब तक सो चुके होंगे। अलेक्जेंडर की इस बात पर इससे पहले कि अनिका अलेक्जेंडर को कोई भी जवाब देती कि तभी अब यहाँ पर रिया बीच में बोल पड़ती है। और अब रिया ने जो अभी ऊपर छत पर देखा वो अब सब अलेक्जेंडर को बताने लगती है। रिया अब कहती है, मम्मा डैड की जासूसी कर रही थी, तो इसलिए हम अभी तक नहीं सोए। वो क्या है ना, मम्मा डैड की जासूसी कर रही थी और मैं मम्मा की, इसलिए हम दोनों जासूसी करने में बिजी थे। ये सुनते ही यहाँ पर अलेक्जेंडर अनिका की तरफ देखता है, और अब वो यहाँ पर अनिका की तरफ जब देखता है, तो अनिका भी इशारे में यहाँ पर उसे बातें करती है और वो अब अपने कंधे को उचका देती है। तो इधर अब उसके बाद अब अनिका को देखने के बाद अब अलेक्जेंडर रिया से कहता है, देखो रिया, तुम्हें पता है ना कि हम तीनों बड़ी के पहले से यहाँ पर आकर क्यों रह रहे हैं?
तुम तो इस बात को अच्छी तरह से जानती हो ना। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही रिया के चेहरे पर फिर से एक उदासी छा जाती है और उसके कानों में अब उसके उस खड़ूस बड़ी की आवाज़ मानो गूंज रही थी कि आखिर किस तरह से उन्होंने रिया को डांटा था और वहाँ पर उसकी मम्मा, नानी माँ और दादी माँ, यहाँ तक कि उसके दोनों भाई भी वहाँ पर उस समय मौजूद थे जिस समय अलेक्जेंडर के बड़ी यानी कि बूढ़े किंग ने रिया को यहाँ पर इन सब के सामने डांटा था। लेकिन उस समय किसी ने भी बड़ी को नहीं रोका था कि आखिर वो रिया को इस तरह से क्यों डांट रहे हैं। इधर उस वक्त को याद करके रिया अब अपनी मम्मा को देखती है और कहती है, मम्मा सच में आप मुझे बताइए ना, मुझे बड़ी की डांट से क्यों नहीं बचाया था आपने उस समय जब बड़ी मुझे दादी माँ, नानी माँ और आप सबके सामने मुझे डांट रहे थे। आप उस समय बीच में बोल सकती थी। रिया की इस बात को सुनकर अब अनिका रिया को एक एग्रेसिव लुक देती है और कहती है, रिया क्या वाकई में मम्मा से ऐसी कोई भी उम्मीद थी आपको? मुझे देखो सच बताना, क्या आपको सच में लग रहा था कि जब बड़ी आपको डांट रहे थे तो मैं आपको बचाऊंगी? लाइक सीरियसली? अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अनिका, अब यहाँ पर रिया कुछ यहाँ पर सोचने लगती है और इधर अब अनिका उसकी सोच में उसे सोचते हुए देख कर अब कहती है, सो माई डार्लिंग, आपको अच्छी तरह से पता है कि जब तक आप तीनों अब अपनी बड़ी की दी हुई पनिशमेंट को पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक आप तीनों को उस पनिशमेंट पर ही ध्यान देना है, वरना आपको तो पता ही है ना कि हर बार पनिशमेंट का टाइम पीरियड बढ़ता ही जाएगा। और ये तो हमेशा ही याद रखना कि अगर आप अलेक्जेंडर के बड़ी ने आपको पनिशमेंट दी है तो उस पनिशमेंट के लिए मैं आप तीनों का बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी, क्योंकि ये पनिशमेंट आप तीनों की है। इस बात पर अब यहाँ पर रिया कहती है, ओ नो मम्मा, अब मैं क्या करूँ? इतनी टफ पनिशमेंट भी कोई देता है क्या भला? हाँ देखो ना, उन्होंने हमें कितनी टफ पनिशमेंट दी है। क्या सच में वो खड़ूस बड़ी हैं? मैंने सोचा था, पहले मैं उन्हें खड़ूस बड़ी समझती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा था कि शायद वो थोड़े से ठीक हैं, लेकिन इस पनिशमेंट के बाद तो मुझे वो फिर से पहले जैसे खड़ूस ही नजर आते हैं। और ये कहते हुए ही रिया अब इधर अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो वहीं अलेक्जेंडर अब रिया को जाते हुए देखता है और हंसता हो रहा वो अनिका की तरफ देखकर कहता है, वैसे ये सब छोड़िए मम्मा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? क्योंकि आपको देखकर मुझे सच में कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है? देखिए मम्मा, मैं अभी इतना भी बच्चा नहीं हूँ, मैं रिया नहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी सारी की सारी बातों को अच्छे से समझ सकता हूँ।